कुछ शब्दों के साथ अपने इवेंट की शुरुआत करते हैं कि मेरी बरसों की मेहनत का परिणाम आने वाला है। मेरा धैर्य जाने वाला है और मेरे रथ के पहिए को थाम के रखना माधव। मेरे रथ के पहिए को थाम के रखना माधव। मेरा एक और युद्ध होने वाला है। मेरा एक और युद्ध होने वाला है। तो अपने इवेंट की शुरुआत में जैसे कि आपको पता है, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बता देता हूं। हमारा जो इवेंट की जो आपके परफॉर्मेंस की टाइमिंग होगी वो 5 to 7 मिनट होगी। जो हमारे जो तीनों जजेस हैं जिसमें फाउंडर, को फाउंडर और मैं, आप लोगों को 10 में से मार्किंग देंगे। उस मार्किंग का आधार आपकी परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपने टाइम लिमिट का कितना फॉलो किया है। नॉर्मल आपकी परफॉर्मेंस की टाइमिंग 5 to 7 मिनट है। उसके बियॉन्ड अगर आप जाकर परफॉर्म करते हो, मतलब कुछ प्रस्तुति कई बार ऐसी होती है जो लिंक्ड होती है, आप उसे नहीं छोड़ सकते, तो एक बार आप इन्फॉर्म करके उसके बियॉन्ड भी जाके परफॉर्म कर सकते हो। हमारे जो फर्स्ट पे रहेंगे उनको एक छोटा सा कैशबैक प्राइस मिलेगा और जो सेकंड पे रहेंगे उनको नेक्स्ट इवेंट का फ्री एंट्री पास मिलेगा। आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वीडियो भी अगर आप चाहते हो तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज नेक्स्ट संडे को ये पूरा इवेंट यूट्यूब पर अपलोड होगा। तो देर ना करते हुए अपने इवेंट की शुरुआत करते हैं। अगर किसी को इंस्ट्रक्शन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नव्या को बुलाएंगे और मैं नव्या के बारे में ये आपको बता दूं कि अभी हमारे एक दिल्ली में इवेंट हुआ था और उस इवेंट में इस बच्ची ने भगत सिंह के ऊपर कुछ पढ़ा था और वो वीडियो 90,000 लोगों के पास पहुंचने वाली है। थोड़े से कम बचे हैं, 90,000 लोगों के पास पहुंचने वाली है। तो एक बार सब लोग नव्या के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और नव्या को उस दिन मैंने कुछ लिखा था इस छोटी सी बच्ची के ऊपर, इसके कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि कौन कहता है छोटी उम्र में नहीं होते कारनामे। कौन कहता है छोटी उम्र में नहीं होते कारनामे, और अगर हौसले बड़े हो तो उम्र नहीं रखती मायने। तो नव्या शर्मा, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं नव्या आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करूंगी पर्यावरण पर। शुरू करते हैं। हवा में धुआं है, खाने में जहर है, नसों में खून की जगह नशे का कहर है। जंगल काटकर अखबार छाप रहे हैं, फिर हर सुबह उसी अखबार पर जंगल के राजा की घटती संख्या पर ज्ञान बांट रहे हैं। नेता मर जाए तो भारत बंद, फिल्म स्टार मर जाए तो बड़े बड़े प्रबंध, पर अगर फौजी शहीद हो जाए तो हमले की कड़ी निंदा कर कर पल्ला झाड़ लेते हैं। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर धर्म का धंधा हो रहा है और चंद लोगों की मानसिकता से मेरा देश गंदा हो रहा है। हम किस ओर जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। दृष्टिहीन हो गए हैं, दिशाएं खो गई। ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं। लाखों दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, बड़े शान से बताते हैं, पर दर्द में हो तो एक कंधे को तरस जाते हैं। जानवरों पर अभियान चलाते हैं, लड़की अकेली मिल जाए तो नोच खाते हैं। मानसिकता पर हर रोज कैची चल रही है, लेकिन फिर भी मॉनेस्टेशन का कारण हम लड़कियों के छोटे कपड़े बताते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश की है। आर्यन देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश की है, लेकिन आज भी हम सेक्स एजुकेशन देने में शर्माते हैं। आज भी हम सेक्स एजुकेशन देने में धन्यवाद। अब मैं आप सभी के समक्ष कलयुग और सतयुग पर कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। शुरू करते हैं। सतयुग में मनुष्य के पास साधन कम थे, लेकिन संतोष अधिक था। कलयुग में साधन अधिक है, लेकिन संतोष कम होता जा रहा है। सतयुग में रिश्ते दिल से निभाए जाते थे। कलयुग में रिश्ते अक्सर जरूरत के हिसाब से निभाए जाते हैं। सतयुग की पहचान सत्य और संस्कार थे। कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि सुविधा के बीच भी इंसान अपने संस्कार ना भूले। समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की कीमत कभी नहीं बदलती। कलयुग के को दोष देने से संसार नहीं बदलेगा। परिवर्तन तब आएगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को दूर करे। सतयुग को कोई केवल पुराना युग नहीं, जहाँ सत्य, प्रेम, दया और धर्म है, वही सतयुग की शुरुआत है। कलयुग में सबसे बड़ी जीत दूसरों को
हराना नहीं बल्कि अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को हराना भी है। युग चाहे कोई भी हो, युग चाहे कोई भी हो, मनुष्य की असली पहचान उसके धन से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से होती है। आइए कलयुग को कोसने के बजाय अपने अच्छे कर्मों से ऐसा समाज बनाएं जहां सत्य और संस्कार हो, प्रेम हो और मानवता हो, तभी हमारे बीच सत्य का निर्माण हो पाएगा। अब सत्युग में इंसान साधारण जीवन जीकर भी महान था। सतयुग में जीवन जीकर भी महान था। कलयुग में इंसान महान दिखने के लिए साधारण जीवन भी भूल जाता है। सतयुग में धन मनुष्य की आवश्यकता था। आज कई बार मनुष्य धन की आवश्यकता बन गया है। सतयुग में मंदिर जाने से पहले मन को पवित्र किया जाता था। कलयुग में कई बार मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मन में अहंकार लेकर जाते हैं। सतयुग में वचन की कीमत होती थी। कलयुग में शब्द बहुत हैं, लेकिन विश्वास कम होता जा रहा है। सतयुग में मनुष्य प्रकृति के साथ जीता था। कलयुग में प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश में मनुष्य अपने ही विषय को चुनौती दे रहा है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इंसान पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, फिर भी अपने ही लोगों से दूर होता जा रहा है। सतयुग में ज्ञान चरित्र बनाता था। कलयुग में ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन चरित्र का निर्माण अभी भी मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। युग बदलने से इंसान नहीं बदलता, इंसान के कर्म बदले तो वही कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो सकता है। कलयुग को बदलने के लिए किसी अवतार का इंतजार मत करो, अपने भीतर सत्य जगाओ, अपने भीतर सत्य जगाओ, अपने कर्म सुधारो और मानवता को अपनाओ, क्योंकि सतयुग आसमान से नहीं उतरता, वह इंसान के अच्छे कर्मों के कारण धरती पर उतरता है। अब मैं आप सभी के समक्ष रक्षाबंधन पर कुछ शायरियां प्रस्तुत। रक्षाबंधन केवल कलाई पर बंधा हुआ धागा नहीं है, ये भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। बहन की मुस्कान में भाई की खुशी और भाई के साथ में बहन का प्रेम है। राखी का ये पवित्र त्योहार रिश्तों की कीमत समझाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा जरूरी अपने रिश्तों को संभालना है। भाई बहन का ये रिश्ता कभी नोक झोंक से भरा होता है, तो कभी प्यार और भावनाओं से, लेकिन इन सबके पीछे एक दूसरे के लिए सच्ची चिंता और अपनापन हमेशा रहता है। रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम, विश्वास और सम्मान का संदेश लेकर आता है। राखी का छोटा सा धागा भाई बहन के दिलों को मजबूत रिश्ते में बांध देता है। बहन की दुआ भाई के जीवन में खुशियां लाए और भाई का प्यार बहन के जीवन में हमेशा मुस्कान बनाए रखे, यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर भावना है। बचपन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ और एक दूसरे से की गई शरारतें बड़े होकर जीवन की सबसे प्यारी यादें बन जाती हैं। रक्षाबंधन हमें उन यादों को फिर से जीने और रिश्ते की मिठास को महसूस करने का अवसर देता है। ये त्योहार कहता है, रिश्ते निभाइए, क्योंकि सच्चे रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। राखी का धागा बहुत छोटा होता है, राखी का धागा बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें भावनाएं बहुत बड़ी होती हैं। इसमें बहन का प्यार, भाई का स्नेह और पूरे परिवार की खुशियां भी जुड़ी होती हैं। ये धागा हमें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में अपने हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, साथ खड़े रहते हैं। आइए इस रक्षाबंधन पर केवल राखी ना बांधे, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। धन्यवाद। क्या बात है नव्या, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप सब लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और परफॉर्मेंस के दौरान अपनी उसको म्यूट पे रखना है, ताकि आपके बैकग्राउंड की कोई भी आवाज परफॉर्मर को डिस्टर्ब ना करे। परफॉर्मेंस के बाद आप अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो दे सकते हो, वैसे कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया देते रहे, ताकि हमारा इवेंट जीवित रहे। और एक और चीज, जैसे ही आप अपने परफॉर्मेंस की शुरुआत करते हो तो खुद को थोड़ा सा एक बार इंट्रोड्यूस कर दे, ताकि हम एक दूसरे लोगों को जान सकें। तो अगर बात करें नव्या की परफॉर्मेंस की, तो नव्या भाई बहन के रिश्ते को कह रही थी कि आग छोड़ दो कमाई की, आग
छोड़ दो कमाई की, वजह मत बन जाना बहन की रुसवाई की, और वक्त से पहुंच जाना। हमारे समाज में क्या होता है, जब राखी आती है या भैया दूज आता है, तो बहन ना एक एक पल की वेट करती है कि आज छोड़ दो कमाई की, वजह मत बन जाना बहन की रुसवाई की, और वक्त से पहुंच जाना। बहन राह देखती है भाई की, कि माँ की तो परछाई है, तेरे बिना अधूरा तेरा भाई है। माँ की तो परछाई है, तेरे बिना अधूरा तेरा भाई है। और वैसे तो सब कुछ फबता है मुझ पर, वैसे तो सब कुछ फबता है मुझ पर, तेरी राखी बिन सूनी मेरी कलाई है, तेरी राखी बिन सूनी मेरी कलाई है। तो जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन किया था, तो उसी सीक्वेंस में हम परफॉर्मेंस के लिए बुलाएंगे। तो जो नेक्स्ट जो है वो अभिषेक जी हैं, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। स्वयं श्रीवास्तव जी के कुछ शब्दों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। स्वयं श्रीवास्तव जी लिखा करते हैं कि जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से जब इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से जब इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तो अभिषेक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सनी। ये आप पहली बार आपके ओपन माइक में ये पहले बार मौका मिला है आने का। इसके बारे में पता इसलिए चला कि पिछले महीने में लखनऊ में था, तो अ, हर्ष जी के साथ सब मिलने का मौका मिला, और वहाँ पे जो एक ओपन माइक था बनारस जंक्शन में, वो उसमें शिरकत करने का मौका मिला। तो उसी के थ्रू मैं जुड़ा शायर एरिया के कुछ मंचों से। उसके लिए प्रोफेसर रॉय साहब का धन्यवाद। मैं मूलतः रहने वाला लखनऊ का हूँ, लेकिन फिलहाल पिछले 30-32 सालों से बैंगलोर में रहता हूँ। सो अभी फिलहाल मैं बैंगलोर साहब से जुड़ा हूँ। सो जब उन्होंने कहा कि ओपन माइक है, तो मैं कहा ठीक है, ओपन माइक तो हम दुनिया के किसी कोने में बैठ करके भी जुड़ सकते हैं। कुछ अच्छी कविताएं सुनने का मौका मिलेगा। तो सभी को नमस्कार। अभिषेक सिंह नाम है मेरा, अभिषेक सिंह कुटच के नाम से कविताएं लिखता हूँ। थोड़ी सी संजीदा किस्म की कविताएं हैं। आज के लिए आपके लिए दो छोटी छोटी कविताएं लेकर के आया हूँ। थोड़े दोनों अलग अलग रंगों की। मेरे ख्याल से पहली कविता जो है वो है, बिकॉज ये सिर्फ 8 लाइनें हैं। एक टूटे हुए शायर समझ लीजिए, या उजड़े हुए शायर की जबानी 8 लाइनें पहले पेश करने की इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से। नाम है इसका कहीं देर ना हो जाए। कविता का शीर्षक है कहीं देर ना हो जाए। दो गजलें बिक गईं, 4 पैसे आ गए। दो गजलें बिक गईं, 4 पैसे आ गए। बस यूं ही कुछ रोज तक दो निवाले आ गए। बरसों पड़ा रहा खाट पे, कोई पूछने आया नहीं। बरसों पड़ा रहा खाट पे, कोई पूछने आया नहीं। जब सांसें उठ गईं, उठाने वाले आ गए। और तीसरा शेर, उसको जरूरत थी, उसको जरूरत थी तो मिलता रहा वो साल भर। उसको जरूरत थी तो वो मिलता रहा वो साल भर। मैंने जरा सी बात की तो 100 बहाने आ गए। उसके बाद क्या है कि उसकी गली से गुजरा तो दरवाजे बंद हो गए। उसकी गली से गुजरा तो दरवाजे बंद हो गए। चीखता रहा सन्नाटा, तेरे दीवाने आ गए। और आखिरी शेर इस सीरीज का, कि रूठ के बैठा है वो, रूठ के बैठा है वो अब तो कब्रिस्तान में। रूठ के बैठा है वो अब तो कब्रिस्तान में। देर कर दी आपने जो अब मनाने आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहली कविता थी। दूसरी एक कविता, मैं थोड़ी सी हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत बात नहीं करूंगा। एक पॉलिटिकल सटायर है बेसिकली, अबाउट रिलीजन, और जो लोग हम लोगों को लड़ाते हैं और जो उसका फायदा उठाते हैं, जो अपनी उसमें उस आग पर अपनी रोटियां सेकते हैं, उसके बारे में एक है। उसका शीर्षक है कट्टर इंसान। मेरी कविता का शीर्षक है कट्टर इंसान। तुम कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान, तुम कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान, मैं सिर्फ कट्टर इंसान, मैं सिर्फ कट्टर इंसान। तुम बोते रहो जहर के बीज,
तुम काटते रहो नफरत की फसल, तुम बांटते रहो मजहब के नाम पर, मैं तो हर लुकमा बांट के खाऊंगा। ये जो रोज बात बात पे हमें लड़ाते हो तुम, मुझे मालूम है। पर्दे के पीछे सब मिल बांट के खाते हो तुम, मुझे मालूम है। जिस आग को लगाकर तुम हाथ सेकते हो, हाथ जले भी तो मैं वो आग बुझाऊंगा। खुद को कोड़े मारता शरीर, जलती राख और कांच पे चलता शरीर, सलीब पे चढ़ा हुआ वो फकीर, नहीं समझ सका उस मां की पीर। जवान बेटे की लाश ढो रहा बाप, नकारते रहो तुम अपने सारे पाप। तुम्हारी औलाद की आंखों से मैं तुम्हें आईना दिखाऊंगा। जलते मकान और झुलसी हुई वो धोती, मुझे न तिलक नजर आता है और न टोपी। दिखता है तो सिर्फ खून लाल, जो तुम्हारा कब का सफेद हो चुका है। जो नहीं होते वो हाथ से देखे हैं इन आंखों ने, अब आंखों का पानी भी खुश्क हो चुका है। फिर अब ये एक उम्मीद की तरफ ले जाते हुए कविता को, मैं उम्मीद का नया बीज हूं, मैं उम्मीद का नया बीज हूं, मैं कलयुग का रक्त बीज हूं। तुम और कितने काटोगे इंसान, हर खून की बूंद से पैदा होंगे हजारों कट्टर इंसान। वो ढांप देंगे सारा संसार, वो ढांप देंगे सारा संसार, खड़ी कर देंगे एक दीवार तुम्हारे चारों ओर। और घुटन से चीखोगे तुम, ठीक वैसे ही जैसी चीखों को सुनकर तुम अट्टहास करते आए हो। अब मेरी बारी है एक कट्टर इंसान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सर की प्रस्तुति आपको कैसी लगी। और सर बात कर रहे थे इंसान के अकेलेपन की, तो एक बार मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ये देखकर मेरा कलेजा भर गया, ये देखकर मेरा कलेजा भर गया, एक हुजूम लगा उसके जनाजे पर जो तन्हा अकेला मर गया। दूसरी सर, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, नफरत की बात कर रहे थे कि हर हिंदू भी देशपरद नहीं होता, हर मुस्लिम भी दहशतगर्द नहीं होता, और नहीं लिखा रहता किसी खंजर पर कोई मजहब, नहीं लिखा रहता किसी खंजर पर कोई मजहब, बस चलाने वाले के अंदर दिल नहीं होता, बस चलाने वाले के अंदर दिल नहीं होता। तो नेक्स्ट बुलाते हैं एक और छोटी सी बच्ची को, गायत्री। ये हमारे सुपरस्टार हैं, कई स्टेज शो हम लोगों की तरफ से ये कर चुके हैं, और एक शायरी की एक बहुत ही अच्छी पहचान ये बन चुकी है। तो गायत्री को बुलाएंगे कुछ शब्दों के साथ। और हमें देखने में आसान लगता है कि लड़की है, आ रही है, परफॉर्म कर रही है, लेकिन इनके लिए कभी भी आसान नहीं था। एक बड़ा स्ट्रगल ये अपने पीछे करके आई है कि यहां तक जो कहानी आई है, इसकी भी एक कहानी है। यहां तक जो ये कहानी आई है, इसकी भी एक कहानी है। और आसान कहाँ थी इन लड़कियों की राह, पेट से खतरे में जिंदगानी है, पेट से खतरे में जिंदगानी है। तो गायत्री, आपका स्वागत है। गायत्री, स्टार्ट योर परफॉर्मेंस। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, यस आप सभी गायत्री। को मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, ओके है। गायत्री, अभी तो आपकी आवाज आज मैं मतलब पहले आ आपके रही थी और साथ बीच में। एक ऐसा विचार साझा करने जा रही हूँ। ओके सर, आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे विचार साझा करने जा रही हूँ जो हमारे जीवन का। अब आ रही है सर?
गायत्री, आपकी आवाज ना थोड़ी देर से आ रही है, आपने ना वीडियो को ऑफ कर लीजिए और फिर परफॉर्मेंस स्टार्ट करें। वीडियो ऑफ करके तब परफॉर्मेंस स्टार्ट करें, शायद आपकी कनेक्टिविटी थोड़ा इशू है। ठीक है, स्टार्ट करूँ सर? हाँ, शुरू कर। यस यस। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। जी जी जी, यस, स्टार्ट करें। तो आज मैं आपके सामने अपने कुछ ऐसे विचार साझा करने जा रही हूँ जो हमारे जीवन का अकाट्य सत्य है। सफलता, सफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मुश्किलें दिल की राहें आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारना, गिर पर भी हो मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। इस विचार के पीछे ना केवल भावनाएं हैं, अपितु शुद्ध तर्क भी है। विज्ञान का कोई भी नियम, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी आविष्कार पहली बार में एकदम सफल नहीं होता। दुनिया का कोई भी बेहतरीन कंप्यूटर प्रोग्राम, एआई मॉडल, वीडियो गेम पहली बार में एकदम परफेक्ट नहीं बनता। उसका बार बार परीक्षण किया जाता है, उसमें त्रुटियां होती हैं। वैज्ञानिक हर त्रुटि को सुधार कर उसका बेहतर वर्जन लॉन्च करता है। और ठीक यही तर्क मानव के मस्तिष्क व चरित्र पर भी लागू होता है। असफलता वास्तविकता में कोई पूर्ण विराम तो नहीं, बल्कि हमारे जीवन का फीडबैक लूप है। असफलता हमारी कमजोरी उजागर नहीं करती, बल्कि हमारी रणनीतियों की कमियां बताकर उनके सुधार के लिए प्रेरित करती है। जरा सोचिए, अगर जरा सोचिए उस चंद्रयान 2 को जब उतारा गया था, जब वैज्ञानिकों को असफलता मिल गई थी, तो पूरी दुनिया को लगा कि भारत का अंतरिक्ष सपना टूट गया। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास और गहरे विश्लेषण से ठीक 4 साल बाद चंद्रयान 3 को चांद की उस दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया गया, जहां दुनिया का आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। जरा सोचिए, अगर 2019 की उस एक असफलता को वैज्ञानिक अगर निराश होकर बैठ जाते, तो क्या हमें ये सफलताएं मिल पाती? जरा सोचिए, किंग कोहली यानी विराट कोहली जब इंग्लैंड दौरे में बुरी तरह से आउट हो रहे थे, तो उनके सामने 2 रास्ते थे। या तो वे अपनी किस्मत को दोष देते, या तो वे अपनी तकनीक को अपग्रेड करते। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, अपनी गलतियों पर काम किया और भारत को विश्व कप दिलाकर खुद को भी साबित किया। हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी पायलट बनने में असफल हुए, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता की दिशा बदली और भारत को विश्व कप दिलाकर खुद को भी साबित किया। और जब हमारी मशहूर लेखिका जेके रोलिंग की पहली पुस्तक हैरी पॉटर छपवाने में 12 पब्लिशर से नकार दिया गया, तो उन्होंने हार नहीं मानी और इतिहास रचा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों ऐसे प्रयास किए थे जो कुछ काम ना आते हों। उन्होंने कहा, मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो बल्ब बनाने के नाकाम आते हों। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, चुनौतियां भी बढ़ेंगी, परंतु हमें याद रखना है कि वास्तविकता हार असफलता मारकर नहीं, बल्कि हार मानकर प्रयास करना छोड़ देना है। किसी ने सच ही लिखा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। असफलता सफलता का प्रथम सोपान है। असफलता से डरिए मत, बल्कि इसे अपनी सफलता का रिसर्च सेंटर बनाइए। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं तरक्की के सफर में, मंजिलें तो वहाँ हैं जो ख्वाहिशें थम जाएं। मत डर इन नाकामियों की धुंध से ए मुसाफिर, सूरज वहीं से उगेगा जहाँ रातें जम जाएं। अंत में मैं अपनी बात को महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों के साथ विराम लेना चाहूंगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी चलिए, गायत्री की शानदार प्रस्तुति के बाद, और गायत्री की बात सही भी है कि देखने से तो हर चीज मुश्किल ही लगती है, हार्ड ही लगती है, लेकिन जब हम ओवर द टाइम किसी चीज पे एफर्ट डालते हैं तो रिजल्ट भी आ जाता है। तो अपने इवेंट को इसी भावनाओं को अपने मस्तिष्क में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं, और अरुण सर का स्वागत करेंगे। नेक्स्ट हमारे मीटिंग को अरुण सर ने ज्वाइन किया था। अक्सर हमारे साथ आते रहते हैं, और जिस दिन ये नहीं आते तो इवेंट कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो एक नए जोश के साथ हमेशा आते हैं, एक नई चीज कुछ ना कुछ नए लेकर आते हैं। तो कुछ शब्दों के साथ अरुण सर का स्वागत करते हैं कि ये बात और है कि खामोश खड़े होते हैं, ये बात और है कि खामोश खड़े होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो सचमुच बड़े होते हैं। तो अरुण सर, आपका स्वागत। क्या बात है सदी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ तो कुछ नया सुनूंगा, और विधा भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्टैंड अप का ट्राई करता हूँ, देखिए कैसा हो पाता है। कैसे हो सारे लोग? मस्त। लाइफ बढ़िया चल रही है, मेरी भी बढ़िया चल रही थी। मैं फिट था, हैप्पी था, टेंशन फ्री था। फिर एक दिन मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बीमार फील करने लगा। पहले मुझे कुछ नहीं था शायद, पहले मुझे कुछ नहीं था शायद। अब रिपोर्ट में जो जो लिखा है, मैं उसी उसी बीमारी के विकराल रूप को सोचने लगा हूं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी थी, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी थी और बोला आपको विटामिन डी की कमी है, आप धूप में नहीं निकलते क्या? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, मैं निशाचर हूँ, यहाँ रूप बदल के आया हूँ। इस बात पे डॉक्टर डर गया, उसने हनुमान चालीसा निकाल ली थी। ये देख के मैं डर गया कि डॉक्टर तो मुस्लिम था। डॉक्टर बोला कि आप रोज सुबह उठकर धूप लिया कीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब, सुबह उठना मेरी पर्सनालिटी के खिलाफ है, मुझे विटामिन डी की कमी है, करेक्टर की नहीं। और मैं बड़ा मुश्किल से अपने कूलर वाले कमरे में सरवाइव कर रहा हूँ, आप क्यों मुझे तंदूर में भेजना चाहते हो? डॉक्टर बोला रोज थोड़ी देर छत पर ही चले जाया करिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, छत पर केवल मैं दो रीजन से ही जाता हूँ, या तो कपड़े सुखाने हो या नेटवर्क पकड़ने। और वैसे भी धूप से तो मेरे को एलर्जी है, सूरज निकलता है मैं कर्टन्स डाल देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। डॉक्टर बोला एक्सरसाइज किया करो। मैंने कहा करता हूँ, फोन गिरने से पहले उसे पकड़ लेता हूँ, इसे रिफ्लेक्स ट्रेनिंग कहते हैं। डॉक्टर कहा वॉकिंग कितनी करते हो? मैंने कहा जितना जोमेटो और ब्लिंकिट का ऑर्डर लेने गेट पर जाना पड़ता है उतनी कर लेता हूँ। डॉक्टर बोला वेट कम कर लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, वेट कम करूं या एक्सपेक्टेशन कम करूं? मैंने भी डाइटिशियन भी एक लिया, तो मैडम बोली कि आप डिनर 8 बजे से पहले कर लिया करो। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता मैम। बोली क्यों? मैंने कहा मैम 8 बजे तक तो घर में यही डिस्कशन चलता है कि आज रात को बनेगा क्या। फिर डॉक्टर बोला शुगर कम कर लो। मैंने कहा सर वैसे भी लाइफ में स्वीटनेस की कमी है, बाकी जो थोड़ी बहुत चाय में है वो आप निकाल लो, बाकी थोड़ी बहुत बचेगी वो तो मोदी जी करवा ही देंगे। फिर ब्लड टेस्ट करवाने के बाद समस्या क्या होती है कि अब मैं किसी भी नॉर्मल चीज को सिम्टम मान लेता हूँ। थोड़ा सर दर्द हुआ तो गूगल बोलता है
तुम्हारे पास सर है, इसीलिए प्रॉब्लम है। थोड़ी नींद आई, गूगल बोलता है वीकनेस है। नींद नहीं आई तो स्ट्रेस है। ज्यादा सोया तो डिप्रेशन, कम सोया तो डिप्रेशन का एडवांस वर्जन। अब तो रिपोर्ट देखकर मैं डॉक्टर से ज्यादा अपने ब्लड सेल्स को जज करता हूँ। और सबसे बड़ा डर, डॉक्टर बोलता है 6 महीने बाद टेस्ट रिपीट करा लेना। 6 महीने बाद टेस्ट रिपीट करा लेना। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपको मेरा ट्रीटमेंट करना है या कुछ नए डिफेक्ट डिस्कवर करने हैं? सच बताऊं तो पहले मुझे अपने हेल्थ की टेंशन थी, अब हेल्थ से ज्यादा रिपोर्ट की होने लगी है। तो भाई यही कहूंगा लास्ट में कि लाइफ सही चल रही हो ना तो पॉजिटिव रहना चाहिए। लाइफ सही चल रही हो तो पॉजिटिव रहना चाहिए। बस ब्लड रिपोर्ट निगेटिव ना आ जाए, बस ब्लड रिपोर्ट निगेटिव ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। लास्ट में जो संदेश था वो भी बड़ा बेहतरीन था। और इस जो जिंदगी है ना, ये इसी तनातनी के बीच में है। इधर से खींचो तो उधर वाला, उधर से खींचो तो उधर वाला। कि बेशक कहिए अगर कहना जरूरी हो, बेशक कहिए अगर कहना जरूरी हो, मगर सलीके से कहो अगर रिश्ता जरूरी हो। तो अरुण सर की शानदार प्रस्तुति के बाद अब हम ब्रिजेश जी की तरफ बढ़ते हैं। अमृतसर से हैं और अक्सर जितना हमने इनको सुना है तो ये प्यार मोहब्बत पे लिखते हैं। तो मुझे एक अनाम आलोक जी हैं, उनकी कुछ लाइनें याद आ गई कि है नहीं अफसोस मुझको, वो भी पछताती नहीं। जिंदगी एक दूसरे के काम में आती नहीं, और जीत इसलिए भी हो जाती है जरूरी, जीत इसलिए भी हो जाती है जरूरी, औरतें हारे हुए मर्द को अपनाती नहीं। तो ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, स्टार्ट योर परफॉर्मेंस प्लीज। ब्रजेश जी, स्टार्ट योर परफॉर्मेंस। शायद अभी ब्रजेश जी हमारे कांटेक्ट में नहीं है। यस ब्रजेश जी, स्टार्ट योर परफॉर्मेंस प्लीज। हाँ जी सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? जी जी, सब सब बढ़िया, आपका इंतजार कर रहे हैं। जी जी सर, वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू था। हाँ, और कोई सब बात ठीक नहीं, है चलो। जी। दिल मिले ना रहना चाहिए, नेटवर्क भले कम हो जाए। आपने तो पहले भविष्यवाणी कर दी जो कि प्यार मोहब्बत पे, और सच में प्यार मोहब्बत पे मैंने लिखा था दो चार लाइनें। तो अब कुछ लाइनें हैं, जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है उस पे हैं, जब उनका ब्रेकअप हो जाता है उन लाइनों पे थोड़ा सा है। तो फिर शुरू करता हूँ। मेरी आवाज आ रही क्लियर? जी जी जी, ब्रजेश जी जी, कंटिन्यू रखो। ओके जी। तो शुरू कर। तुझसे मोहब्बत तो आज भी है हमें, पर अब उसका इजहार नहीं करते। कुछ मजबूरियों ने रोक रखा है मुझे, कुछ मजबूरियों ने रोक रखा है मुझे, वरना तुझे पाने की जिद आज भी करते हैं, वरना तुझे पाने की जिद आज भी करते हैं। तुझसे मिलकर बिखर जाऊंगा मैं, आंसुओं को अपने फिर रोक न पाऊंगा मैं। तेरी यादों से अब तक कहाँ ही जुदा हो पाऊंगा मैं, तुझे भूलकर भी कहाँ जी पाऊंगा मैं। सोचा था वक्त के साथ मिट जाएंगे निशान तेरे, सोचा था वक्त के साथ मिट जाएंगे निशान तेरे, पर इस दिल में तुझे ही पाऊंगा मैं। तू दूर है फिर भी बसती है मेरी सांसों में, तू दूर है फिर भी बसती है मेरी सांसों में। तुझसे दूर होकर भी कहाँ दूर हो पाऊंगा मैं, तुझसे दूर होकर भी कहाँ दूर हो पाऊंगा मैं। नींद रात को आती नहीं, बेचैनी मन की जाती नहीं, नींद रात को आती नहीं, बेचैनी मन की जाती नहीं।
इश्क की ये सजा मुझसे अब सही जाती नहीं, इश्क की ये सजा मुझसे अब सही जाती नहीं। मोहब्बत की थी शिद्दत से हमने, फिर भी बेकदर ही रहे हम। खुश होकर वो मेरे हिस्से में दे गए गम, और उनकी यादों में तन्हा ही रह गए हम। जिसे अपना समझकर सारी दुनिया भुला दी हमने, जिसे अपना समझकर सारी दुनिया भुला दी हमने, उसी की दुनिया में बेगाने हो गए हम, उसी की दुनिया में बेगाने हो गए हम। जुल्फे जब तेरी लहराती हैं, पर लाती हैं मेरा नाम तो है। मोहब्बत तुमसे है, आदतें तेरी गई है मुझे, दिल की चाहते सब दिल। हेलो। हेलो। जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, ब्रजेश जी कंटिन्यू करें। ओ आ रही सॉरी, है आपकी कॉल आ आवाज। गई थी, कॉल आ गई थी, लास्ट बस दो कोई शायरी बात रह गई। जी कंटिन्यू करता हूँ। मोहब्बत तुमसे हो गई है मुझे, आदत से तेरी लग गई है मुझे, दिल की चाहत है बस अब एक, दिल की चाहत है बस अब एक, जीवन साथी बना लूं तुझे, जीवन साथी बना लूं तुझे। ये लास्ट शायरी। नैनों में तेरे ये कजरा, जुल्फों में तेरे सजा ये गजरा, नैनों में तेरे ये कजरा, जुल्फों में तेरे सजा ये गजरा, रूप तेरा जब भी संवरता है, रूप तेरा जब भी संवरता है, लगती हो तुम फिर किसी परी की तरह, लगती हो फिर तुम किसी परी की तरह। थैंक यू सो मच जी। बहुत बढ़िया भाई ब्रजेश भाई, बहुत बढ़िया। तो जब हम साथ में बैठते हैं तो हर एक कलाकार के अंदर एक नया टैलेंट होता है, एक यूनिक लिखने का टैलेंट होता है, और नए नए विचार हमेशा मिलते हैं, और अलग अलग चीजें थोड़ी सी देर में ना हम नए नए तरह के कलाकारों से मिल लेते हैं, नए नए विचारों से मिल लेते हैं। तो ब्रजेश भाई प्यार को लेकर, इंतजार को लेकर कह रहे थे कि तू मुझे गैर मत समझ आजमाने तक, मेहंदी कई बार रंग बदलती है सूख जाने तक, और तू कदम तो बढ़ा मेरे आशियाने की तरफ, मैं तेरा इंतजार करूंगा लौट आने तक। तो वाह। अब हम रेखा मैम को बुलाएंगे। उसके बाद रेखा मैम ने ज्वाइन किया था, और सम श्रीवास्तव जी लिखा करते हैं कि न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है, और इस जिंदगी के खेल में शामिल जो आ रही हो, हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई रिस्क लेते रहते हैं, और जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रिस्क लेना बनता ही बनता है। तो उसी चीज को लिखकर स्वयं श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि ना जीत में ना हारी जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है, और इस जिंदगी के खेल में शामिल जो आई हो, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। तो रेखा मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आपने मुझे इनवाइट किया है, और आजकल तो आपकी शायरियां सब अलग अलग होने लगी है। तो अब मैं शायरियां परिवार जो है उनका भी अभिवादन कुछ इन शब्दों में करना चाहूंगी कि ये मेरे देश का जय घोष है, ये मेरे देश का जय घोष है, केवल अभिवादन नहीं है रेखा, ये मेरे देश का जय घोष है, केवल अभिवादन नहीं है रेखा। और आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।
जय मेरे भारत। देश का जय घोष है, केवल अभिवादन नहीं है रेखारत। और आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। अब मैं चलती हूँ अपने परिचय पर कि मैं हूँ रेखा जी, और जो सीखा है टीचर क्या करती है। मैं हूँ रेखा जी, और जो सीखा है ब्याज सहित लौटाना है मेरी आदत। और मेरी कलम का नाम है जय हिंद जय भारत, क्योंकि ये कविता ही जय हिंद और जय भारत में लिखी गई है। और कुछ पंक्तियां में अपनी पहचान बताना चाहूंगी कि मैं शब्द नहीं सुनाती हूँ। ये सच्चाई है कि मैं शब्द नहीं सुनाती हूँ स्वाभिमान। और सफर करता है मेरी सांसों में भारत का सम्मान। और जुबां पे मेरी वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान। और मैं हूँ हिंदुस्तानी मेरी सबसे बड़ी पहचान। तो और दो पंक्तियां मैं इस तरह से बोलना चाहूंगी कि न शोर चाहिए वाहवाह का। ये ऑफलाइन के लिए मैंने तैयार की थी कविता, फिर मैं ऑफलाइन में नहीं जा पाती, कुछ दिक्कतें हैं। कि ना शोर चाहिए वाहवाह का, ना तालियों की गड़गड़ाहट। अगर दिल को छू जाए जज्बात मेरे, अगर दिल को छू जाए जज्बात मेरे, तो दिल से कह देना जय हिंद जय भारत। तो ये पंक्तियां जय हिंद जय भारत पे लिखी गई है। और क्यों लिखी गई है ये भी कविता में ही है। अब पढ़ती हूँ मैं अपनी कविता कि कहा उसने मुझे, कहा उन्होंने मुझे कि अगर इस फील्ड में रहना होगा, कहा उन्होंने मुझे कि अगर इस फील्ड में रहना होगा जय हिंद नहीं गुड मॉर्निंग कहना होगा। अब मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से जान खींच ली। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से किसी ने मेरे प्राण खींच लिए। और जुबान से निकल गया मेरे कि मुझसे नहीं होगा। कि जुबान से निकल गया मेरे कि मुझसे नहीं होगा। तुम कहो तो नाम बदल लूं, अरे तुम कहो तो नाम बदल लूं, मगर स्वाभिमान ना छोड़ूंगी। अरे तुम कहो तो नाम बदल लूं, मगर स्वाभिमान ना छोड़ूंगी। दिल की धड़कन में है ये, दिल की हर धड़कन में है ये। मैं जय हिंद जय भारत ही बोलूंगी। मेरे लिए अभिवादन केवल, अरे मेरे लिए अभिवादन केवल औपचारिक व्यवहार नहीं। मेरे लिए अभिवादन केवल औपचारिक का व्यवहार नहीं, ये मेरे रक्त में बहता है, ये मेरे रक्त में बहता है। मुझे और कोई सरोकार नहीं। मैं बदलूं, मैं कैसे बदलूं अभिवादन, मैं कैसे बदलूं अभिवादन जिसमें वतन की शान बसी। और जिसके स्वर में सीमाओं पर वीरों की अमर जुबान बसी। और जब सीमाओं पर वीर खड़े सीने पे गोलियां खाते हैं, तब उनके लबों पर साहस बन जय हिंद के स्वर ही आते हैं, जय हिंद के स्वर ही आते हैं। मैं ये शब्द नहीं केवल, ये शब्द नहीं केवल, ये तो जन जन का विश्वास है। ये शब्द नहीं केवल, ये तो जन जन का विश्वास है। जय हिंद धड़कता, जय हिंद में धड़कता मेरे देश का इतिहास है। जो चाहे जैसा अभिवादन करे, अरे जो जैसा अभिवादन करे मैं उसका सम्मान करूं। जो चाहे जैसा अभिवादन करे मैं उसका सम्मान करूं। इस देश की ये इस देशभक्ति के जज्बे को आखिर क्यों अपमान करूं। ना झुकूंगी अपने संस्कारों से, मैं ना झुकूंगी अपने संस्कारों से, ना पहचान मिटाऊंगी। रहूं जहां जिस पथ पे चलूं, जय हिंद जय भारत गाऊंगी। मैं जय हिंद जय भारत गाऊंगी। और जय माता दी, पहले क्या कहती थी, जय माता दी जय श्री कृष्ण पर भी उठाई गई थी उंगलियां कभी। जय माता दी जय श्री कृष्ण अभिवादन पर भी उठाई गई थी उंगलियां कभी। पर ये उद्बोधन ना बदलूंगी, पर ये उद्बोधन ना बदलूंगी। सुन लो कान खोलकर सभी, तुम कहते इसको जिद मेरी, तुम कहते इसको जिद मेरी, तुम कहते इसको जिद मेरी, इस जिद पर हम हमेशा नाच रहेगा। तुम कहते इसको जिद मेरी, इस जिद पर हम हमेशा नाच रहेगा। और जब तक सूरज चांद रहेगा ये जय हिंद मेरा आबाद रहेगा। और ना किसी शब्द से बैर मुझे, ना किसी शब्द से बैर मुझे, ना किसी भाषा से इनकार है। लेकिन भारत माता का जय घोष, लेकिन भारत माता का जय घोष मेरे जीवन का आधार है। मेरे लिए हर सूर्योदय भारत का त्योहार है, मेरे लिए हर सूर्योदय भारत का त्योहार है। मेरी पहली और अंतिम वाणी जय हिंद जय भारत की जयकार है। जय हिंद का स्वर जिस दिन
जय हिंद का स्वर जिस दिन हर जुबान पे गुजरेगा, जय हिंद का ये स्वर जिस दिन हर जुबान पे गूंजेगा, उस दिन भारत विश्व गुरु बन, उस दिन भारत विश्व गुरु बन आसमान को चूमेगा। रेखा चाहिए भारत ऐसा, रेखा चाहिए भारत ऐसा, जहां देश प्रेम पहचान बने। अभिवादन जय हिंद ही हो, अभिवादन जय हिंद ही हो, ये हर दिल का अभिमान बने, ये हर दिल का अभिमान बने। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है मैम, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अभी मैंने 15 अगस्त वाले दिन लिखा था कि ना शोहरत की तलब कोई, ना कोई ऐसा वैसा जतन हो, ना शोहरत की तलब कोई, ना कोई ऐसा वैसा जतन हो, और जिस दिन तू बुलाए बस तिरंगा कफन, बस तिरंगा कफन। तो नेक्स्ट बुलाते हैं हम विदुषी मैम को। और विदुषी मैम, आपका स्वागत है। मधुर झनकार जागी है, खुला जो द्वार ध्यान का। मधुर झनकार जागी है, खुला जो द्वार ध्यान का। बना हर भाव जीवन का, समर्पण उस महान का। गिरा जो पुष्प गर्व का, तो महकती चेतना ऐसे। गिरा जो पुष्प गर्व का, तो महकी चेतना ऐसे, कि जैसे मुस्कुराया हो स्वयं ईश्वर विहान का। जैसे मुस्कुराया हो स्वयं ईश्वर विहान। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग अवगत हैं, इस श्रावण का पावन महीना चल रहा है और यह महीना हमारे महादेव जी को रिप्रेजेंट है। तो मैं उन्हीं के अर्धनारीश्वर रूप पर कुछ शब्द लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिन्हें आपके सबके सामने रखने की अनुमति और आशीर्वाद दोनों चाहूँ। जी मैम, स्वागत है। तो श्रवण कीजिएगा। वो आधा खामोश है, आधी सदा देता है। वो आधा खामोश है, आधी सदा देता है। वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है। वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है। कहाँ है भेद की पौरुष है या की कोमलता। कहाँ है भेद की पौरुष है या की कोमलता। वो एक रूप ही दोनों का पता देता है। वो एक रूप ही दोनों का पता देता है। वो आधा खामोश है, आधी सदा देता है। वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है। जहाँ है शिव की समाधि, वही शक्ति का नृत्य। जहाँ है शिव की समाधि, वही शक्ति का नृत्य। यही तवज्जो उसे सबसे जुदा देता है। यही तवज्जो उसे सबसे जुदा देता है। वो आधा खामोश है, आधी सदा देता है। वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है। लपेटे भस जिस्म पे भस्म और हाथों में कंगन। लपेटे जिस्म पे भस्म और हाथों में कंगन। अजीब रंग है जो दोनों को मजा देता है। अजीब रंग है जो सबको मजा देता है। वो आधा खामोश है, आधी सदा देता है। वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है। अधूरा चांद है, मस्तक पे पूर्ण है काया। अधूरा चांद है, मस्तक पे पूर्ण है काया। अधूरा हो के भी वो सबको शिफा देता है। अधूरा हो के भी वो सबको शिफा देता है। वो आधा खामोश है, आधी सदा देता है। वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है।
ना पुरुष पूर्ण है अनाया साहिब, ना पुरुष पूर्ण है अपनी अनापे साहिब। अधूरेपन को भी नारी का साया बचा लेता है, अधूरेपन को भी नारी का साया बचा लेता है। वो आधा खामोश है आधी सदा देता है, वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है। वो अर्ध नारी का रूप ले सिखाता है हमें, वो अर्ध नारी का रूप ले सिखाता है हमें। वही है इश्क जो खुद को मिटा देता है, वही है इश्क जो खुद को मिटा देता है। वो आधा खामोश है आधी सदा देता है, वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है। तमाम उम्र जिसे ढूंढते हैं हम बाहर, तमाम उम्र जिसे ढूंढते हैं हम बाहर, वो अश्क अपने ही भीतर दिखा देता है, वो अश्क अपने ही भीतर दिखा देता है। वो आधा खामोश है आधी सदा देता है, वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है। कहाँ मिलेगी ऐसी शख्सियत इश्क की दुनिया में, कहाँ मिलेगी ऐसी शख्सियत इश्क की दुनिया में, जो अपनी देह को ही अपनों पे लुटा देता है, जो अपनी देह को भी अपनों पे लुटा देता है। वो आधा खामोश है आधी सदा देता है, वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है, वही तो शून्य को फिर से खुदा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या हमारे पास टाइमिंग है और? हेलो। पढ़ सकते हो मैम 1 से 2 मिनट के अंदर। हाँ जी, तो इसी पे एक कृष्णा जी की छोटी सी पोएम है सर हमेरी, और वही आप सबके सामने रखना चाहूंगी। जी मैम, स्वागत है। ऐसी प्रीत लगा दो श्यामा, ऐसी प्रीत लगा दो श्यामा, तेरे रंग रंग जाऊं मैं, खोकर अपनी सुध श्यामा, तेरी वृंदावन रज मिल जाऊं मैं, तेरी लता पता बनके तेरे आंगन की शोभा बढ़ाऊं मैं, देकर अपना तन मन श्यामा, श्यामा प्यारी कहलाऊं मैं, प्रीतम तेरी प्रीत में जोगन तेरी बन जाऊं मैं, प्रीतम तेरी प्रीत में जोगन तेरी बन जाऊं मैं, तेरी चरण रज तेरी चरण कमल रज पाकर राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं। ओ मेरे बनवारी तू कर दे दया की एक नजर, बस तेरी हो जाऊं मैं, श्यामा श्यामा श्यामा, फिर हर पल मैं मुख से गाऊं मैं, फिर हर पल मुख से गाऊं। श्री राधे राधे राधे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। अरे बहुत प्यारा मैम, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। कि जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वह सुकून है मेरे महादेव के दरबार में, वह सुकून है मेरे महादेव के दरबार में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। संजीव जी को बुलाएंगे, और थोड़ी सी इनकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन फिर भी हमने इनको जबरदस्ती करके बुला लिया है। तो मुझे कुमार विश्वास जी के कुछ वर्ड याद आ गए कि महफिल महफिल मुस्कुराना तो पड़ता है, महफिल महफिल मुस्कुराना तो पड़ता है, खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है, और तुझको पाने की चाहत में दफन हुए, तुझको पाने की चाहत में दफन हुए, इश्क में इतना जुर्माना तो पड़ता है। तो संजीव जी आपका सवाल। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। जैसे सर ने बताया, तबीयत थोड़ी नासाज थी तो बहुत कुछ तैयार नहीं कर पाए। एक पुराना गीत है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप लोगों का सबका आशीष चाहूंगा। अर्ज किया है, प्रेम सीता भी है, प्रेम राधा भी है, प्रेम रघुवर भी है, प्रेम कान्हा भी है,
प्रेम सीता भी है, प्रेम राधा भी है, प्रेम रघुवर भी है, प्रेम कान्हा भी है। प्रेम मानस की चौपाइयों में बसा, प्रेम गोकुल की अनमिट कहानी में है। प्रेम जब जानकी ने प्रभु से किया, राम को अपना जीवन समर्पित किया। राम ने भी निभाई शपथ प्रेम की, जानकी के लिए पार सागर किया। प्रेम जिसके लिए राम भटके थे वन, प्रेम सीता का विश्वास आशा भी है। प्रेम सीता भी है, प्रेम राधा भी है, प्रेम रघुवर भी है, प्रेम कान्हा भी है। प्रेम राधा के नुपुरों की झनकार में, प्रेम कान्हा की मुरली की सुर ताल में। प्रेम जमुना के निर्मल किनारों में है, प्रेम गोकुल की चंचल बहारों में है। विष को अमृत करे वो इरादा भी है, प्रेम कान्हा का मीरा से वादा भी है। प्रेम सीता भी है, प्रेम राधा भी है, प्रेम रघुवर भी है, प्रेम कान्हा भी है। प्रेम शंकर के डमरू की तालों में है, प्रेम गंगा की निर्मल सी धारों में है। प्रेम महादेव के उस कठिन तप में है, प्रेम गौरा की निष्ठा में अनुरत भी है। प्रेम मंदिर में जलते हुए दीप सा, माँ सती के बिना विश्व आधा भी है। प्रेम सीता भी है, प्रेम राधा भी है, प्रेम रघुवर भी है, प्रेम कान्हा भी है। प्रेम मानस की चौपाइयों में बसा, प्रेम गोकुल की अनमिट कहानी में है। प्रेम है, 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 प्रेम है। धन्यवाद सरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सही भी बात है। कोई भी चीज प्रेम से ही जीती जा सकती है। वैसे तो जीतना किसी भी चीज को बड़ा मुश्किल है। बड़े से बड़े तानाशाह आए, लेकिन एक दिन खाली हाथ ही गए। कि 3 पहर तपता है दिन शाम होने को। किसी ने लिखा है कि 3 पहर तपता है दिन शाम होने को, और मान मर्यादा त्याग सब करना पड़ता है श्री राम होने को। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। अर्पिता को बुलाएंगे हम। अफरीदी साहब लिखा करते हैं कि गुलों को भूलकर जब आवारगी करता है भंवरा, चमन की लाज रखने तितली निकलती है। और जब जवां बेटे घर का सहारा नहीं बन पाते, जब जवां बेटे घर का सहारा नहीं बन पाते, घर से कमाने बेटे निकलती है, घर से कमाने बेटे निकलते। तो अर्पिता।
अर्पिता शुरू करें। नमस्कार, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, शुरू करें। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस अर्पिता, आप शुरू ओके करें। सर। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अर्पिता है। आज मैं एक ऐसी चीज पर सुनाने आ रही थी। क्या फोन एक ऐसी चीज है कि लोगों का घर उजाड़ देती है? क्या एक फोन ऐसी चीज है कि बच्चा के जिद के लिए माँ बाप भी एक फोन दिला देते हैं? एक यस सर, मैंने शुरू कर दिया है। क्या फोन हाँ एक हाँ। ऐसी चीज है कि लोगों को बर्बाद कर देती है और माँ बाप भी उसी को दिला के लोगों का बच्चों का ध्यान भटकाते हैं? क्या पहले वो जमाने थे कि हम पैर बाहर बच्चे खेलने जाते थे? आज तो हाथ सभी के हाथ में 24 घंटे फोन दिखते हैं। वो एक बच्चा अपने माँ बाप से आईफोन की जिद करता है। पहले वो खरीद तो लेता है, जब उससे वो अपने माँ बाप से बोलता है कि मैंने किस्तों पे लिया, उसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो इतनी सी बात पे खाई पे जाके खड़ा हो जाता है और कहता है जिनकी भर तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा। उन माँ बाप की दिल पे क्या बीती होगी, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखी उसके लिए जो जिन सपने सजाए थे कि मेरा बेटा ये बनेगा। बाप ने वो सपने सजाए थे कि मैं अपने बेटे को ऐसी चीज बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाए, मेरे नाम से नहीं, वो बेटा अपने नाम से पहचाना जाए। माँ बाप यही सपने सजा सजा के अपने बेटों को बड़े करते हैं। पर हम क्या करते हैं, जब माँ बाप को हमारा सारा चीज होता है हम उनको घर से निकाल देते हैं। वो बेचारे से कहाँ जाएंगे, उनका हम ही तो एक सहारा होता है। वो यही सोच के तो हमें लाते हैं इस दुनिया में, पर हम एक माँ बाप को अपना ही सहारा नहीं बना पाते। फोन एक ऐसी चीज बन चुकी है कि आज छोटी सी छोटे बच्चों के पास होती है। और फोन एक ऐसी चीज है कि किसी का भी घर उजाड़ देती है। अगर किसी के हाथ से फोन गिर जाए तो माँ बाप से मार खानी पड़ती है। बात सही है, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज इतनी महंगी आती है और अगर वही सबसे हो जाए उनकी, क्योंकि हर एक जमा पूंजी इकट्ठी कर करके वो अपने को बच्चों के लिए खुश करने के लिए फोन दिलाते हैं। फोन अब ऐसी चीज है कि लोग खाई से गिरने लगे हैं। और वो माँ बाप सदमा ये सह नहीं पाए और वो लड़का ये कह के कि तुमने मेरे लिए जिंदगी से कुछ नहीं करा, और वो ये कह के खाई से कूद तो जाता है। वो बाप ये सदमा सह नहीं पाता है, साथ में वो खुद जाती है, वो भी कूद जाता है, और साथ में माँ। उन दोनों की जिंदगी यही चीज करके उन तीनों की जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या उन्होंने ऐसे सपने सजाए थे अपने बेटों के लिए, वो सपने में ही खत्म हो जाते उस खाई से। वो आज जो खाई लोगों के लिए एक जगह बन गई है, वहां पर जा जाके लोगों को बता रहे कि उन लोग बच्चा मरा था। वो एक लोग जब कोई वहां पे कोई मरता है तो लोग उसको पता है खेल बना लेते हैं कि यहाँ पर कोई मरा था, वहीं पर जा जाके लोगों को एक मीम बनाकर दिखाते हैं। लोग एक मीम है कि वायरल करने के लिए हर कोई अपनी मीम बनाता फिरता है। हर कोई इस इंसान को बदनाम करता फिरता है। वो बदनाम कौन होता है? माँ बाप ज्यादातर। वो बस माँ एक ऐसी चीज है जिसने अपने सपने छोड़ के अपने बेटे को सजाने की सोचा था, वो उसके माँ के सपने वही खत्म हो जाते हैं। और मैं आपको एक और चीज के ऊपर सुनाने जा रही हूँ, जिसके ऊपर एक जानवर जानवर एक ऐसी चीज है कि अपने पूरी जिंदगी अपने मालिक को कुर्बान कर देता है। और हम उसको एक जब उसको नहीं पाला जाता तो हम उसको ऐसी रोड पर छोड़ देते हैं। आज रोड पे तुम्हें आप हम सभी को कितने भी रीड के कुत्ते दिखेंगे, पाल तो लेंगे इंसान से, बाद में पाले ही नहीं जाते। जब सब खत्म हो जाता है उसको ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देते हैं रोड पे। वो बेचारा वो एक आस में बैठा होता है कि मेरा मालिक कब आएगा। वो यही सपने सजा सजा के उसी रोड पे अपना दम छोड़ देता है। जिन्होंने पाले होते हैं वो जानते हैं उस कुत्ते ने उसके हाथ में कितना दम, कितने उससे दम छोड़ा था, वो जानते हैं वो कितने उससे दम छोड़ा था। वो लोग ये भी फ्रीज में वो लोग ऐसे चीज है कि जानवर एक ऐसी चीज है कि अपनी मालिक के लिए अपनी सब चीज कुर्बान कर देता है। और हम ऐसी चीज है कि हम उसको ऐसे रोड पे छोड़ देते हैं। अर्पिता और कुछ पढ़ोगे? सर और कुछ तो नहीं है। चलिए, तो बहुत ही सेंसिटिव एक बात है मोबाइल को लेकर, और आज की ये जरूरत भी है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। किसी ने लिखा भी है कि ना खतरा चीन अमेरिका ना इजराइल से है, ना खतरा चीन अमेरिका इजराइल से है, ये हमें पल पल निगल रहा है, ये हमें पल पल निगल रहा है, असली खतरा मोबाइल से है, असली खतरा मोबाइल से है।
तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ। महेंद्र जी को बुलाएंगे। नेपाल काठमांडू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये डिजिटल चीज का ही फायदा है। गायत्री आप अपनी साइड से प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो महेंद्र जी को कुछ शब्दों के साथ स्वयं श्रीवास्तव जी लिखा करते हैं कि बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का शोर है। आपने देखा होगा कि पिछले साल मतलब मीडिया ने एक एक्टर है महेंद्र जी, उनको पहले ही मार दिया था। तो तब श्रीवास्तव जी ने लिखा था कि बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्तियों पे बताशों का शोर है, जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, प्यासों के इर्द गिर्द तमाशों का शोर है। तो महेंद्र जी आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, तो शुरू करें। मैं सभी को, सुनने वालों को, इनको धन्यवाद बोलता हूँ कि आप सुनने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। मैं शायरिया कम्युनिटी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, जब इनकी शुरुआत हुई थी और स्टार्टिंग एपिसोड में आता था। मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो गया हूँ, मैं इंडिया से, भारत से नेपाल में आ गया हूँ। तो मेरे को वायरल करने में, यहाँ पे दुकान चलती है हमारी। आर्टिस्ट एक लेस पेड जॉब है, लेकिन मैं एक पेड जॉब भी करता हूँ आर्टिस्ट में। उसमें शायरिया कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मेरे को ये एक प्लेटफॉर्म दिया था शुरू में। तो यहाँ पे जानते हैं मेरे को, दो चार लोग हैं जो उन्होंने सुना हुआ है। तो मैं अपना कविता पाठ शुरू करता हूँ। मैं एक्चुअली क्या कॉमेडी लिखता हूँ, मतलब पोइट्री संग कॉमेडी को लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कोई नहीं समझते हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, तो पोइट्री और कॉमेडी की अगर शादी करवा दें तो उनका बच्चा पैदा होगा तो वो कॉमेडी होगा। उसी पे एक छंद है कि पोइट्री संग कॉमेडी बिहार रचायो आज, कॉमेडी बनकर खिली कविता की नई लाज। कि कविता की नई लाज, छंद में हाथ से मिलाया, रोते रोते शख्स को पल में खूब हंसाया। तो कहे महेंद्र मुस्काए, तो कहे महेंद्र मुस्काए, सुनो दुनिया सारी, शायरी और स्टैंड अप पे है कॉमेडी भारी। कि शायरी और स्टैंड अप पे है कॉमेडी भारी। तो एक छंद संभालिएगा। आज है 23 अगस्त। आज हम मनाते हैं, क्या होता है, स्पेस दिवस, इंडियन स्पेस दिवस, भारतीय अंतरिक्ष दिवस। एक छोटी बच्ची ने सुनाया था स्टार्टिंग में कि वो कैसे हुआ था। उसमें मेरा एक छंद संभालिए कि 23 अगस्त का दिन हुआ भारत का सिरमौर, चंद्रयान की गूंज से नाचा जग में मोर। एक पुरानी कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसी पे लिखा हुआ था कि 23 अगस्त का दिन हुआ भारत का सिरमौर, चंद्रयान की गूंज से नाचा जग में मोर। के नाचा जग में मोर, गर्व से सीना फूला, विक्रम उतरा चांद पर संकट सारा भूला। कि विक्रम उतरा चांद पर संकट सारा भूला। तो कहे महेंद्र मुस्काए, आज अंतरिक्ष दिवस हमारी, इसरो के वैज्ञानिकों को नमन करे दुनिया सारी। कि इसरो के वैज्ञानिकों को नमन करे दुनिया सारी। बहुत शुक्रिया। एक लास्ट कविता सुनाता हूं, जश्न आजादी। अभी 80वां जश्न आजादी, हमारा आजादी का दिवस गया है। तो मैं तो नेपाल में हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, भारत में नहीं हूँ। तो मैं अभी दिल में फीलिंग्स है, उसको लेके हमारा आजादी का उत्सव मनाने के लिए मैं इंडियन एम्बेसी काठमांडू में चला गया। तो वहाँ पे जो बच्चे लोग हैं, आजकल के जेनजीज, वो मुझसे पूछते हैं कि सर आप तो ऐसे सफेद बालों वाले हो, बूढ़े आदमी हो, आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? तो मैं उनको क्या बताऊं हमने क्या किया।
एक व्यंग्य, एक सटायर है। मैं लिखने की कोशिश की कि जश्न आजादी। कैसा लगा लास्ट में आप टिप्पणियां करके जरूर बताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो 15 अगस्त 80वां स्वाधीनता समारोह, जश्न आजादी। आप सबको मैं अपने बचपन की बात बताता हूं। मेरी फीलिंग्स में जो देशभक्ति है, मैं सुनाता हूं इसे, मैं वही सुनाता हूं कि स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। थोड़ा सा आपका समय लेता हूं कि आजादी के दिन हम भी खुश मन से स्कूल जाते थे, देशभक्ति मन में लेकर पेल के लड्डू खाते थे। कि आजादी के दिन हम भी खुश मन से स्कूल जाते थे और देशभक्ति दिल में लेकर पेल के लड्डू खाते थे। वो लड्डू का सीन ऐसा ही है, आज भी 2 ही लड्डू मिलते हैं, 2 के 4 नहीं कर पाए आज तक सरकार कोई। कि देशभक्ति मन में लेकर पेल के लड्डू खाते थे। हमारी भी आइटम उस दिन सलवार सूट पहन के आती थी, देश है वीर जवानों का गाती थी, और हमें बचपन में ही थोड़ा सा और जवान कर जाती थी। कि हमारी आइटम भी उस दिन सलवार सूट पहन के आती थी, देश है वीर जवानों का गाती थी, और हमें बचपन में ही थोड़ा सा और जवान कर जाती थी। देश है रंगीला वाले गाने पर जब वो ठुमका लगाती थी, माथे पर बिंदिया कानों में झुमका, उस पर सफेद सूट। ओए होए होए होए, मेरे अलावा किसी ने कुछ बोला, किसी ने देखा, तो हम देते थे उसको कूट। कि देते थे उसको कूट। फिर मार साहब तो हमारे टीचर जो राजस्थान में हमारे बोला करते थे, फिर मार साहब से शिकायतें बेवजह की आफतें। और मार साहब हमारे टीचर्स भी संटी से सूत के बताते थे, हमें पीट के बताते थे। टीपू, सुभाष, शाह जफर, लाला लक्ष्मीबाई, सरोजनी, बीकाजी कामा, बागा जतीन, शूर्य सेन या अशफाकुल्ला, भगत, आजाद व बिस्मिल के किस्से हमें मुर्गा बना के सुनाते थे। कि बेटा ये आजादी कैसे पाई, ये हमें सिखाते थे, हमें ये मुर्गा बना के सिखाते थे। हमें कूट कूट समझाते थे कि देश पर गरम दल, कि नरम दल, गरम दल और लाल बहादुर बापू की अहिंसा हमें कूट कूट समझाते थे। देश प्रेम, बलिदान, शहादत का अर्थ, सच्चाई, ईमान, मोहब्बत में लपेट कर समझाते थे। कि हमें लपेट कर समझाते थे कि बेटा ये आजादी कैसे पाई, ये हमें सिखाते थे। कि पर अब तो हम आजाद हैं, आजादी का मजा ले रहे हैं। कि पर हम अब तो आजाद हैं, आजादी का मजा ले रहे हैं, डीपी में तिरंगे लगा रहे हैं, चेहरा भी सबका निखरा है। कि डीपी में तिरंगे लगा रहे हैं और चेहरा भी सबका निखरा है। देखना अगले ही दिन ये तिरंगा सड़कों पे बिक रहा है। कि तुम देखना ये तिरंगा अगले ही दिन सड़कों पे बिक रहा है। कुछ दिन बाद शहरों में एक भी तिरंगा नजर नहीं आएगा। आप बताओ, आपको आ रहा है तो। कि कुछ दिन बाद शहरों में एक भी तिरंगा नजर नहीं आएगा, देशभक्ति नजर आई नहीं आएगी, सब कूड़ेदान में जलाया जाएगा। पर जेनजी को ये कब समझ आएगा? कि जलियांवाला, काकोरी, असेंबली या असेंबली में बम की कहानी, हंसते हुए फांसी या सजाए काला पानी। आज कोई पूछे इनसे इनकी फीलिंग्स कि घाटी में क्यों आग लगी है, ये जंतर मंतर क्यों है, कि घाटी में क्यों आग लगी है, ये जंतर मंतर क्यों है, ये सहमे झील शिकारे क्यों हैं, धरती पर ही स्वर्ग जहां था वहां जलते आज नजारे क्यों हैं। और पर्यटक क्यों मारे जाते हैं, उनका क्या दोष है? कि पर्यटक क्यों मारे जाते हैं और आतंकी क्यों पकड़े नहीं जाते हैं? क्या जवाब आएगा समझ नहीं आता है। कि क्या जवाब आएगा समझ नहीं आता है। पर ब्लेम नहीं। अब ये सवाल भी एक व्यवहार बनाना है, एक क्रांति को लाना है। अगर जेनजी मोबाइल की क्रांति है तो मोबाइल पे अंगूठा सरकाने से ही सही, सुधार को कोई नई रील बनाना है। अगर रक्षक ही अगर भक्षक निकले तो उसे वायरल करते जाना है। एक सच्चा देशभक्त कहलाना है। कि इश्क, आशिकी, सब देश प्रेम, ये प्यार मोहब्बत, इनकी बातें आप उस भगत सिंह से पूछो जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूला था। कि उसको इश्क आशिकी देश प्रेम नहीं पता था। कि इश्क आशिकी देश प्रेम, इसको सियासी नहीं एक सिंपल बनाना है।
तो हम फिर से विश्व गुरु बन के लहराएं तिरंगा, चहुं ओर गूंज करें अपने भारत महान की। तो आओ मिलकर एक बेहतर प्रयास का प्रण लें, आजादी का मतलब अगली पीढ़ी में गढ़ लें, कि वक्त रहते विश्वास से नाता कुछ यूं दृढ़ कर लें, कि इश्क आशिकी सब देश प्रेम हर दफ्तर में नियम कर दें, हम हर स्कूल में नियम कर दें, हर स्कूल में नियम कर दें, हर दफ्तर में नियम कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय भारत, अपनी स्वतंत्रता अमर रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इतना तसल्ली से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन सर, बहुत मतलब हमेशा से ही सर का ना एक चीज रही है, मजाक से शुरू करेंगे और लास्ट में पीक पे आने तक एक वो जो मैसेज देते हैं वो बहुत बेहतरीन। उसी चीज को सर ने आज भी कंटिन्यू करा कि भगत सिंह जब भी तेरा नाम आएगा देख लेना इनकलाब आएगा, और मौत से न डरने वालों में, मौत से न डरने वालों में भगत सिंह तेरा नाम आएगा, भगत सिंह तेरा नाम आएगा। तो जिस तरीके की सर की लेखनी है कि कई कलियों में रंग भरना पड़ता है, इंतहा की भी इंतहा से गुजरना पड़ता है, और एक किरदार को जिंदा करने को कलाकार को कई बार मरना पड़ता है। तो लास्ट परफॉर्मेंस के लिए चक्रपाणी मिश्रा जी को बुलाएंगे, और किस तरीके से पहुंच पाए हैं बस या तो हम ही जानते हैं, बस या यही जानते हैं। हमने भी इनको पर मिनट पे अपडेट लेते रहे, कहां तक पहुंचे कहां तक पहुंचे। खैर आखिरकार ये पहुंच ही गए कि हर एक नदी का सपना है, हर एक नदी का सपना है, सागर तक जा पहुंचना है, और राह में कितने भी पत्थर हो, राह में कितने भी पत्थर हो, पर कभी ना रुकना है, कभी ना रुकना है। तो चक्रपाणी मिश्रा जी आपका स्वागत है। सर अनम्यूट करें, सर अनम्यूट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर हर्ष जी और इशिता जी का मुझे आज झेलने के लिए। काफी समय हो गया था आज। मैं आज एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं ऑडियो मोड पे कर दे रहा हूँ ताकि सुनने में आसानी हो। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर कंटिन्यू रखें। तो गालिब का एक शेर है कि हम तो फना हो गए उसकी आंखें देखकर गालिब, हम तो फना हो गए उसकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। तो आज की शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है बारिश। मेरी आवाज आ रही है? एक बार और कंफर्म कर यस देते हैं। सर यस सर यस सर, कोई इशू होगा जी, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप कंटिन्यू रखिए। ओके ओके। तो आज की शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है बारिश। उसने झांक कर अपनी खिड़की से देखा, बारिश के रुकने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। मायूस होकर खुद को कोसता हुआ राहुल अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कपड़े जूते खराब होना, भीगने से बीमार होना, पानी मिट्टी कीचड़ गंदगी, उफ, काश कुछ देर पहले ही निकल गया होता तो ये सब झेलना नहीं होता। अब यहाँ अकेले बैठकर इस कमबख्त बारिश के रुकने का इंतजार करो। भूख लगी थी सो अलग। खुद में वो कुछ यूं उलझा था कि उसे नेहा की आवाज सुनाई ही नहीं दी। किन ख्यालों में खोए हैं जनाब, इतनी देर से आवाज दे रही हूँ। पलट कर देखा तो नेहा पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। बुरा न लगे तो आपको घर छोड़ दूं? बारिश के रुकने की अभी कोई संभावना ही नहीं है। लगभग सारे लोग घर के लिए निकल चुके हैं।
इससे पहले राहुल कुछ बोल पाता, नेहा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, घबराइए मत, मैं पूरी हिफाजत के साथ आपको ड्रॉप करूंगी। राहुल ने चुपचाप अपना बैग उठाया और नेहा के पीछे चल दिया। हाल ही में नेहा की प्रमोशन हुई थी और उसने नई कार ली थी। वो एक खुशमिजाज और खुले ख्यालों की लड़की थी। उसके स्वभाव में एक चुलबुलापन था। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए अपना काम करती, सबकी मदद करती और एक खुशनुमा माहौल बनाए रहती थी। शायद इसीलिए ऑफिस में सबसे उसकी अच्छी बनती थी। वहीं राहुल, खुद में सिमटा हुआ, बिल्कुल शांत और अकेला रहने वाला शख्स। बहुत कम बातें करता था, तो ऑफिस के लोग उसे खड़ूस समझते थे और बातें करने से डरते थे। नेहा ने एक दो बार कोशिश की थी, पर राहुल को अनकंफर्टेबल देखकर वो भी कम बात करती थी। आज उसे अकेला और परेशान देखकर उसने पूछ लिया। दोनों कार तक पहुंच तो गए। फिर नेहा ने पूछा, आप ड्राइव करते हो? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया, तो उसकी ओर चाबियां उछाल दी। जब तक वो चाबियां पकड़ पाता, उसका बैग नीचे गिर गया। नेहा अगले सीट पर बैठ चुकी थी। राहुल ने अपना बैग उठाया, पिछली सीट पर रखकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, आराम से पूरी गाड़ी का जायजा लिया। फिर वे घर की ओर निकल पड़े। नेहा ने ही फिर बात की शुरुआत की, आप कहाँ रहते हो? इससे पहले कि राहुल कुछ बोल पाता, नेहा ने कहा, वैसे मुझे पता है, आप मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहते हो। हम दोनों एक ही सोसाइटी में तो रहते हैं। राहुल ने एक झलक नेहा की ओर देखा, जैसे वो पूछ रहा हो कि उसे कैसे पता। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने देखा है ना आपको आते जाते हुए। आगे साइड में रुकना, घर पहुंचने में भी 1 घंटे लगेंगे और मुझे भूख लगी है, आपको भी लगी ही होगी। नेहा के कहने पर सामने एक छोटे से ढाबे में राहुल ने गाड़ी रोकी। यहाँ चार पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं और ऐसे मौसम में चार पकौड़े की बात ही कुछ और है। राहुल ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी में ही बैठा रहा। आप नहीं आ रहे? राहुल को ना उतरता देख नेहा ने पूछा। नहीं, आप नहीं खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, ये काफी अनहेल्दी होते हैं, साथ में भीग जाऊंगा। नेहा मुस्कुराकर उतर गई। हल्की बारिश थी, पर वो आराम से भीगती हुई ढाबे तक पहुंची। पकौड़े बना रही वो बूढ़ी महिला शायद उसे पहले से जानती थी। मुस्कुराकर उन्हें आपस में बातें करते देख इसने अनुमान लगाया। राहुल बिल्कुल व्यवस्थित रहने वाला व्यक्ति था, अपनी चीजों का विशेष ख्याल रखता था। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? अपनी नई कार में यूं भीग कर बैठना, कीचड़ से सने जूते पहनकर। वो ये सोच ही रहा था, तब तक नेहा वापस आकर बैठ चुकी थी। नेहा उसे पकौड़े दे रही थी और उसका ध्यान उसके जूतों पर था, जिसमें थोड़ी मिट्टी लगी थी, साथ ही कार की सीट जो नेहा के कारण भीग रही थी। नेहा ने कहा, कल वॉश करवा दूंगी। क्या? राहुल ख्यालों से बाहर आया। कार जिसकी आप चिंता कर रहे हैं। राहुल झेप गया। लो पकौड़े खाओ, कुछ नहीं होगा, मैं रोज खाती हूँ। उसने पकौड़े के प्लेट राहुल की ओर बढ़ा दिए। इतने में चाय भी आ गई। राहुल ने अनमने ढंग से पकौड़े को देखा, फिर नेहा को अपनी ओर देखता हुआ देखकर चुपचाप खाने लगा। अच्छे हैं ना? राहुल के चेहरे के भाव बता रहे थे कि पकौड़े बहुत अच्छे थे। बाहर गिरती बारिश, उसमें ये चाय और पकौड़े, सही में इसकी बात ही कुछ और है। जिंदगी में दुखी और मायूस होने के हजारों कारण हैं, तो खुश होने के लाखों। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। आपके पास 40 रुपए हैं? मेरे पास खुले नहीं है। एक बार फिर नेहा की आवाज से वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। वो पैसे निकाल कर नेहा की ओर बढ़ाने ही वाला था, फिर कुछ सोचकर खुद उतर कर देने चला गया। उसने 50 के एक नोट लिए और वापस मुड़कर जाने लगा। तभी बूढ़ी महिला ने आवाज लगाई, बेटा 10 रुपए वापस तो लेते जाओ। रख लो दादी, कल आऊंगा, उसमें जोड़ लेना। उसे ना अब जूतों में कीचड़ का डर था, न बारिश में भीगने का। नेहा कार में बैठी मुस्कुरा रही थी।
तो इतनी सी थी मेरी शॉर्ट स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? बहुत बढ़िया थी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो हमारी सारी परफॉर्मेंस हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि लास्ट में एक बार हम 5 मिनट के लिए कैमरा ऑन करके अनम्यूट करके थोड़ी सी बात करें। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले नव्या ने अपनी प्रस्तुति दी थी, तो नव्या, आपको आज का इवेंट कैसा लगा और आपको क्या लगता है कौन विनर हो सकते हैं? नव्या। सर मुझे आज की इवेंट बहुत ज्यादा अच्छी लगी और बहुत मजा आया सबकी इतने सारे अच्छे अच्छे शब्द सुनकर। और मुझे लगता है कि अर्पिता दीदी, गायत्री और रेखा मैम जीत सकते। चलिए, दूसरे नंबर पर अभिषेक जी, आप पहली बार जुड़े थे, आपको कैसा लगा और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी? बहुत अच्छा अनुभव था। मतलब देश विदेश के कहना चाहिए कि काठमांडू से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो देश विदेश के लोग महेंद्र जी जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगा सुन के सभी बातें तरह तरह की। इनफैक्ट सबसे बढ़िया चीज देखने में ये मिली कि हमारे साथ में नव्या से लेकर के मैं कहूंगा कि मेरी उम्र तक के लोग हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। सबके अपने अपने तरीके से, किसी ने कहानी सुनाई, किसने हंसाने की कोशिश की, जो मैं अपने आप में मानता हूं कि सबसे मुश्किल चीज है किसी को हंसाना। बहुत ही मुश्किल चीज है, और एक सलीके से, तमीज से हंसाना बहुत ही मुश्किल चीज है। बहुत कोशिश हमने देखी है, जी अच्छी जी जी। कविताएं सुनने को मिली, बहुत अच्छा। तो मेरे हिसाब से जितने लोग इस मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, हम सब के सब विजेता हैं। अरे अंत वाह, में बहुत अंत में बढ़िया सर, अंत बहुत अंत में बढ़िया। जीत कविता की और कला की हुई। हाँ, कलम की। जी। चलिए, गायत्री। सर मुझे ज्यादा नव्या का और वो अर्पिता का और उनका अच्छा लगा था जिन्होंने जिनकी आईडी पे लिखा है 1+। अच्छा, ठीक है, अभी दूसरी मैम। ओके, चलिए अरुण सर। भाई सभी का अच्छा था। और मेरे को जो जो मेरे हिसाब से जो अच्छा लगा, तो एक तो मुझे चक्रपाणी सर का मुझे याद आ गई पुरानी, जो बिग एफएम पे हम लोग यादों का इडियट बॉक्स सुनते थे, और उनका नाम भी नीलेश मिश्रा ही था। तो मुझे तो वो याद आ गई कि रात में मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए क्या मजा आता था। तो मुझे चक्रपाणी सर का अच्छा लगा। महेंद्र सर तो है ही ऑल टाइम फेवरेट। और इसके बाद एक अच्छा लगा था मेरे को नव्या का। चलिए, और उसके बाद परफॉर्मेंस दी थी ब्रिजेश जी ने। यस ब्रिजेश जी, अपने विचार रखें आप। नहीं सर, मैं भी कहना चाहता ब्रिजेश जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ ब्लर हो रहा है, तो बाद में हम इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रेखा मैम, आप क्या कहना चाहोगे? सर सबके प्रयास अच्छे थे, लेकिन जहाँ डिसीजन की बात होती है सर, वो किसी ने अपना स्वरचित मौलिक पढ़ा है, किसी ने किसी और का लिखा हुआ पढ़ा है, वो भी मायने रखती है बात। नाम किस किस के लूं सर? और दूसरी बात, मेरी बात जहां तक है, तो मुझे तो समाज ने मेरे प्रयास से और मेरी भावनाओं से हमेशा कम आंका है सर। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी किसी चीज के लिए भी। चलिए, विदुषी मैम। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर। और मुझे इस मंच से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और बात अगर प्रतिभा की है, तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक प्रतिभा है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। और यहाँ लेखन से जुड़े हैं हम लोग। और जो है लेखन लेखन अपने आप में ही जो है वो सर एक बहुत ऊंची चीज है। उसके लिए जो है ये जरूरी नहीं है कि उसमें छोटा बड़ा देखा जाए। लेखन लेखन है सर, और अपनी भावनाओं से जुड़ा है वो लेखन। तो यहाँ सभी
जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी जो हमारे मन से जुड़ने वाले जो भी प्रबुद्धजन हैं, जो भी बच्चे हैं, वो सभी एक से बढ़कर एक हैं। तो यहाँ किसी एक बिल्कुल का बिल्कुल। चुनाव करना जो है वो बहुत मुश्किल है, और मेरे लिए सब विनर है। तो स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगी, और स्पेशली हाँ यूथ को कहना चाहूंगी, हमारी स्पेशली गर्ल्स को कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं ऑलवेज गर्ल्स के फेवर में हमेशा रहती हूँ। तो फिर मैं यही कहूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छा सीरियसली कर रहे हैं, और उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। संजीव सर। संजीव सर इवेंट में नहीं है, उनकी तबीयत भी कुछ खराब थी। अर्पिता, आप क्या कहना चाहोगे? रुक जाओ सर, मेरे को रेखा मैम का और नव्या का और एक मैम ने जिन्होंने गाना गाया था। ओके। विदुषी मैम का। ओके। चलिए, महेंद्र सर। देखो, मुझे अच्छा सबका ही लगा, और यहाँ पे मेरे पुराने परिचित परिचित लोग हैं, जिसमें अरुण जी आते हैं, चक्रपाणी जी आते हैं, रेखा मैम आती हैं, मुझे सबका अच्छा लगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो आजकल के जेंजीज के बच्चे हैं, जिसमें नाव्या होगी या अर्पिता होगी, जो आजकल एआई के जमाने में, इसके जमाने में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, तो मुझे सबसे अच्छा उनका लगा है कि क्या बोलते हो, देवदास फिल्म में डायलॉग था ना कि अपने हिस्से की जिंदगी तो जी चुके चन्नी बाबू, अब तो धड़कनों का लिहाज करते हैं, पर बड़े बेदर्द हैं ये दुनिया वाले, जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते हैं। तो क्या हमारा बात तो है, हो क्या गया, देखो बात है, हमारा तो बहुत हो गया, बढ़िया। हमने तो जी ली अपनी जिंदगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल जेंजीज के बच्चे अपनी फीलिंग्स को लिख रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मेरा वोट जाता है नाव्या एंड अर्पिता को। चलिए, चक्रपाणी जी, आपका क्या कहना है? मैं तो सबसे अंत में आया हूँ, किसी का सुन नहीं पाया। महेंद्र जी के कुछ आखिरी शब्द सुने थे मैंने, तो चलिए तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि ये जो नए बच्चे अभी लिख रहे हैं, उनका हम्म। हौसला जरूर बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो लिखते रहें। चलिए चलिए। तो ये बच्चे लिखते ही रहेंगे, काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महेंद्र सर, अरुण सर, रेखा मैम, मतलब इतने लंबे टाइम से, बहुत, जब हम कुछ भी नहीं थे ना तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बार लिखा भी था कि ना जमी की कोक मिली, ना पानी अपने भाग का। ना जमी की कोक मिली, ना पानी अपने भाग का। कुछ पेड़ होते हैं ना, आप पहाड़ों की साइड जाओ, अब पहाड़ों पे क्या मिट्टी नहीं है, और पानी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, लेकिन वहां भी आपको पेड़ ना कुछ हरे भरे दिख जाएंगे। तो उन्हीं में से एक पेड़ है सायरिया, कि ना जमी की कोक मिली, न पानी अपने भाग का, फिर भी हरे भरे रह गए, फिर भी हरे भरे रह गए, जमाने को ताज्जुब है इसी बात का, जमाने को ताज्जुब है इसी बात का। तो बढ़ते हैं विनर सेक्शन की तरफ, और हमारे पास सेकंड पोजीशन पर, और जिनके लिए नेक्स्ट इवेंट में उनके लिए ना फ्री एंट्री पास है, तो सेकंड पर हमारे पास दो परफॉर्मर हैं, एक अभिषेक जी और एक रेखा मैम। एक बार सभी अनम्यूट करके कॉन्ग्रेचुलेशन पास करेंगे। Congratulations, ma'am and sir. बहुत यू, बहुत धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद। Congratulations. और बात करें विनर की, तो देखो हास्य से शुरू हुआ था, और काफी एक अच्छे मैसेज पे, मतलब आजादी की कीमत पे चीजें एंड हुई थी, तो काफी इम्प्रेसिंग था और काफी अच्छा भी था। और वैसे भी मैं हर बार देखो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता, इसको कुछ भी डीप नहीं लेना है। हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए होते हैं, जुड़ने के लिए होते हैं। तो मैं हमेशा कहता भी हूँ कि बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है तुम्हें, जरा जरा सी बात पर परेशान मत होना, और पूरे समंदर के हकदार हो तुम, जरा से कतरे के लिए मत रोना। तो आज के जो विनर है, जो फर्स्ट पोजीशन है, वो महेंद्र जी के लिए है। एक बार सभी कॉन्ग्रेचुलेशन पास करेंगे। बहुत बहुत Congratulations, बधाई sir. उनको। बधाई हो सर, बधाई हो। अ, तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।
फिर मिलेंगे किसी और एक इवेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।